Hello friends. आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो रेलवे के द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के पदों की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसका फॉर्म आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन की हेल्प से कैसे फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म के प्रिंट आउट को निकालने तक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। 3, 2, 1। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसके बाद सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है सरकारी रिजल्ट 2024। इसके बाद इसको सर्च कर देंगे। इसके बाद आपके सामने जो पहली वाली लिंक आएगी sarkariresult.com, सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म, इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल एसआई अप्लाई ऑनलाइन, इस लिंक में हमें क्लिक करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने से पहले कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो इसके जो ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए थे वो 15 अप्रैल 2024 से हो गए थे। इसके बाद लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो है 14 मई 2024। इसके बाद जो पेमेंट कर पाएंगे लास्ट डेट है उसकी है 14 मई 2024। इसके बाद जो करेक्शन की डेट है किसी भी प्रकार का अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आप 15 से 24 मई के बीच अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड बाद में आपको बताया जाएगा। इसके बाद जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 500 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। SC, ST, PH कैंडिडेट है तो 250 रुपये पेमेंट करना होगा। ऑल कैटेगरी फीमेल जो हैं उनको 250 रुपये पेमेंट करना होगा। इसके बाद जो करेक्शन का चार्जेस होने वाला है वो होगा 250 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगर एज लिमिट की बात कर लें तो आप जब अपने फॉर्म को फिल करेंगे तो 1/7/2024 के अकॉर्डिंग आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के पद पे 18 से 28 साल के बीच एज होनी चाहिए। इसके बाद आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर एसआई के पद पे आपकी जो एज होनी चाहिए 20 से 28 साल होनी चाहिए। अगर वैकेंसीज़ की बात कर लें तो टोटल वैकेंसी 4660 पोस्टें निकली हुई हैं। इसके बाद आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर में आपकी 452 पोस्ट निकली हुई हैं। इसको अप्लाई करने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम की, ठीक है। इसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास ओनली क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसमें जो टोटल पोस्ट निकली हुई हैं वो 4208 पोस्ट निकली हुई हैं, ठीक है ना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए हमें क्लिक हेयर, इस लिंक में हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हम अप्लाई वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अगर हमारा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट दूसरे वाले ऑप्शन में क्लिक करके हम सीधा लॉगिन हो जाएंगे। अगर हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ है तो क्रिएट एन अकाउंट में हमें क्लिक करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स आ जाएगी। आपको बता दें कि अगर आपका पहले से ALP और टेक्नीशियन में अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है 2024 में ही तो आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ALP और टेक्नीशियन में फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है, आप ओनली आरपीएफ का, एसआई का ही और ये कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट इसमें बनाना होगा। उसके लिए हम ओके में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमको यहाँ से अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया को। इसके बाद हमको अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। आप जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है, ना कि अदर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम अपना यहाँ पे फुल नेम इंटर करेंगे। फुल नेम इंटर करने के बाद हमें फिर से फुल नेम अपना इंटर करना होगा। इसके बाद अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो आपको यस वाले सर्कल में टिक करना है। आपको अपना दूसरा नाम शेयर कर देना होगा। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद न्यू या चेंज नेम वाले बॉक्स में हम अपना नेम दूसरा लिख देंगे। इसके बाद फिर से हम अपना न्यू या चेंज नेम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमारा एक ही नाम है तो हमें नो वाले ऑप्शन में टिक रहने देना है, ठीक है ना। इसके बाद अब हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए कैलेंडर में हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम अपना ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा ईयर है। इसके बाद मंथ में क्लिक करेंगे। मंथ को हमें सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद हम डे को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें फिर से दोबारा अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। इसके बाद अब हमें जेंडर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट जेंडर में क्लिक करेंगे। मेल है, फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हमें जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है ना।
इसके बाद अब हमें फादर नेम इंटर करना है। फादर नेम इंटर करने के बाद फिर से हमें फादर नेम इंटर करना होगा। इसके बाद हमें मदर नेम इंटर करना होगा क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमें फिर से मदर नेम को इंटर करना है। इसके बाद अब हमें आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। आधार वेरिफिकेशन कराने के लिए हमको अपना 12 अंकों का इस वाले बॉक्स में आधार नंबर डालना है। वेरीफाई यूजिंग आधार में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करनी होगी। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, मोबाइल नंबर डालना होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद हम जनरेट ईमेल ओटीपी में क्लिक करेंगे। हमारे ईमेल नंबर में ओटीपी जाएगी, ओटीपी डालेंगे। इसके बाद हमें फिर मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद हम जनरेट मोबाइल ओटीपी में क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगी, ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद अब हमें पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कुछ आपके लिए शर्तें दे रखी हुई हैं। आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स का यूज़ करना है। पासवर्ड कैसे बनाते हैं हमने वीडियो में एग्जाम्पल के रूप में समझा रखा हुआ है, ठीक है ना। पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद फिर से जो हमने पासवर्ड बनाया हुआ है वही पासवर्ड फिर से हमें दोबारा एंटर करना होगा। इतना करने के बाद हमें कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड ये जो बॉक्स में दे रखा हुआ है। कैप्चा कोड डालने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, आपके सामने एक प्रॉब्लम ये आएगी जब आप आधार वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो भी आपका मैट्रिकुलेशन में है वही आपकी आधार कार्ड में भी होना चाहिए। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी सेम होनी चाहिए। इसके लिए हमें इस वाले बॉक्स में टिक करना होगा कि जो हमारी आधार कार्ड की डिटेल है, मैट्रिकुलेशन की डिटेल है, सेम ही है। इसके बाद हमें एक्सेप्ट करना होगा, कॉन्सेंट देना होगा। इसके बाद हम वेरीफाई में क्लिक करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद ही आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को 2 से 3 बार सही से चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो बॉक्स में टिक करेंगे, अगर नहीं सही है तो बॉक्स में टिक नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिट वाला ऑप्शन दे रखा हुआ है। इस एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करके हम अपनी अभी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो बॉक्स में टिक करो। इसके बाद क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करो। इसके बाद अब यहाँ पे हमें प्रोसीड में क्लिक करना होगा। तो जैसे ये प्रोसीड में क्लिक करोगे आपके सामने मैसेज आ जाएगा, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब कि आपका सफलतापूर्वक जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालो, इसके बाद पासवर्ड डालो जो पीछे बनाए थे। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे जो बॉक्स में दे रखा हुआ है। इसके बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले आपके यहाँ पे डाउट क्लियर कर दें। देखो, आप 2 पोस्ट में किसी एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, या तो आप SI के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप कांस्टेबल पद में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको बता दें कि जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है दोनों का सेम ही है, बट हम इस वीडियो में आपको SI मतलब कि सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि SI का हो चाहे आपका कांस्टेबल का हो, दोनों का जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है सेम ही है। SI का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा हुआ है RPF 1 2024 सब इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पे ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट लिख रखी हुई है। आपको बॉक्स में टिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप कांस्टेबल का फिल करना चाहते हैं, जो नीचे दूसरा वाला ऑप्शन दे रखा हुआ है RPF 2 2024 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो आपका ओपनिंग डेट दे रखा हुआ है, क्लोजिंग डेट, बॉक्स में टिक करो, नेक्स्ट में क्लिक करो। अब हम SI का अप्लाई करने वाले हैं। हमने बॉक्स में टिक किया, इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक किया। इसके बाद अब आपको अपनी मैरिटल स्टेटस के बारे में बताना होगा। आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन के बारे में बताना होगा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरोस्ट्रियन, पारसी जिनको कहते हैं, अदर्स, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद मदर टंग के बारे में बताना होगा, आसामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब आपको बताना होगा कि जो आप एग्ज़ाम देंगे किस लैंग्वेज में देना पसंद करेंगे, बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, मणिपुरी में, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के बारे में बताना होगा। आपके चेहरे में या बॉडी पार्ट्स में किसी भी प्रकार का कटा, जला या फिर तिल है तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर देनी है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के बारे में बताना होगा। इसके बाद कम्युनिटी डिटेल्स के बारे में बताना होगा, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आप अनरिजर्व्ड मतलब कि UR से, मतलब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, या फिर आप SC, ST, OBC, EWS, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उसको एक को सेलेक्ट करना होगा।
एक पॉइंट का ध्यान रखना, SC, ST, OBC इनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। जैसे ही आप OBC, SC, ST को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि जो इंडियन रेलवेज है वो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगी, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद अगर आप SC, ST, OBC जो भी सिलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए पूछेगा कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यस में टिक करना होगा। इसके बाद आपसे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका लोकल नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। बट जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तब भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी सेंट्रल लेवल के। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसमें क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट नंबर को बताना होगा, ठीक है। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी के बारे में बताना होगा, किसके द्वारा आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि केंद्र स्तरीय जाति प्रमाण जारी किया गया है। एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर या एडिशनल मजिस्ट्रेट या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, कलेक्टर के द्वारा या डिप्यूटी कलेक्टर के द्वारा, डिप्यूटी कमिश्नर के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखे हुए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ लेना। इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो भी इशूइंग अथॉरिटी होती है सबकी अलग अलग होती है, अपने अकॉर्डिंग वो इशू करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको डेट ऑफ इशू अर्थात जारी दिनांक के बारे में बताना होगा, जो कि आपके सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट में डेट ऑफ इशूइंग अर्थात जारी दिनांक लिख रखी होती है। अगर आप UR अनरिजर्व्ड मतलब कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, क्योंकि नहीं लगता है। इसके बाद अब आपको प्रेजेंट एड्रेस के बारे में बताना होगा। सबसे पहले आप किस स्टेट राज्य के निवासी हैं, किस स्टेट में रहते हैं, तो आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना होगा, किस ज़िले के निवासी हैं। इसके बाद अब आपको अपना यहाँ पे एड्रेस इंटर करना है, आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस लिख रखा हुआ है। इसके बाद आपको अपने विलेज, टाउन या सिटी का नेम यहाँ पे फिल कर देना है। विलेज, टाउन, सिटी का नेम फिल करने के बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा। आपके एरिया का पिन कोड आपके आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आपको बॉक्स में टिक करना है। जैसे ही बॉक्स में आप टिक करेंगे तो आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका एड्रेस, आपका विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना करने के बाद सेव में क्लिक करेंगे। सेव में क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपको कैटेगरी डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो सबसे पहले बताना है एक्स सर्विसमैन डिटेल्स। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको सेलेक्ट में क्लिक करके यस में टिक करना है। अगर सर्विसमैन नहीं है तो नो वाले ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके बॉडी पार्ट्स में किसी भी प्रकार के डिसेबल हैं, ठीक है, मतलब कि विकलांग हैं, तो आपको यहाँ पे यस में टिक करना है। अगर विकलांग नहीं है, सेफ है, तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप EBC अर्थात इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होल्डर हैं, आपके पास EBC सर्टिफिकेट है, तो आपको यस में टिक करना है, नहीं तो नो में टिक करो। इसके बाद अगर आप इंडियन रेलवे में सर्विस कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं इंडियन रेलवेज़ के, तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी होगी, नहीं तो आप नो वाले ऑप्शन में टिक करेंगे। इसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्क करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है तो आपको यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने अप्रेंटिस नहीं की हुई है तो आपको नो वाले ऑप्शन, दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको अपने बैंक डिटेल्स शेयर करनी होगी। अगर आप CBT एग्ज़ाम देंगे, उसमें फेल हो जाएंगे तो आपका 80% जो बैलेंस होगा आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा रेलवे की तरफ से।
तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नेम इंटर करना है। इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है। दोबारा से अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। इतना करने के बाद आपको IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालने के बाद CO में क्लिक करेंगे। जैसे CO में क्लिक करेंगे आपके बैंक का नेम, आपके ब्रांच का एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इतना करने के बाद सेव में क्लिक करो। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करो। इसके बाद अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा। एक पॉइंट का ध्यान रखना कि अगर आप ओनली RPF कांस्टेबल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ओनली मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट को ऐड करना होगा, इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होगा। अगर आप SI के पद वाले फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको अपने क्लास 10th, क्लास 12th या फिर कोई डिप्लोमा है अगर आपके पास, इसके बाद आपको अपने ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होगा। अब इन्फॉर्मेशन को कैसे ऐड करना है, तो हमारा ऑलरेडी ये मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट है। इसके बाद आपको अपने स्टेट का नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैट्रिकुलेशन किस स्टेट से किया, इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से किया। इतना करने के बाद बोर्ड का आपको नाम यहाँ पे इंटर करना होगा, यूपी बोर्ड से या फिर CBSE ICSE यहाँ पे फिल कर देंगे। इतना करने के बाद डेट ऑफ पासिंग, किस डेट को आप पास हुए थे मैट्रिकुलेशन। देखो जो पासिंग डेट लिख रखी होती है वो आपके मार्कशीट के बॉटम में लिख रखी होती है। रोल नंबर इंटर करेंगे। इतना करने के बाद ऐड में क्लिक करेंगे। वो जिन्होंने यूपी बोर्ड से क्लास 10th किया होगा उनके सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे ही वो यूपी बोर्ड ओनली डालेंगे तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। आपको डालना है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, तभी आपकी इन्फॉर्मेशन फिल हो पाएगी। ठीक है, तो हमने क्लास 10th की ऐड कर दिया। इतना करने के बाद फिर से हमें क्लास 12th, डिप्लोमा या फिर ओपन यूनिवर्सिटी की डिटेल्स हमें ऐड करनी होगी। इसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्लास 12th या डिप्लोमा या ओपन यूनिवर्सिटी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपने क्लास 12th या डिप्लोमा किस स्टेट से किया हुआ है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नेम आपको इंटर करना है। बोर्ड का नेम इंटर करने के बाद आपने किस डेट को पास किया, हमने पहले बता दिया कि आपके मार्कशीट के बॉटम में लिख रखा होता है इन्फॉर्मेशन। इसके बाद ऐड में क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद ऐड में क्लिक करने के बाद आपकी मैट्रिकुलेशन और क्लास 12th या डिप्लोमा ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप SI मतलब कि सब इंस्पेक्टर के पद में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर से आपको ऐड में क्लिक करना होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन को भी ऐड करना है। तो हमने आपको डेमो के लिए समझा दिया। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। लेकिन अगर आप कांस्टेबल के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैट्रिकुलेशन की इंफॉर्मेशन ही शेयर करनी होगी। ओके, इसके बाद अब आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जो आपका फ़ोटोग्राफ होगा वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, 6 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो आपकी इमेज होगी वो JPG फॉर्मेट पे रहेगी। इसके बाद जो फ़ोटो का साइज़ रहेगा वो 30 से 70 KB का रहेगा। इसके बाद अगर आप सेल्फी फ़ोटो लगाते हैं मोबाइल का अपने यूज करके तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर में बहुत ही केयरफुली देखना होगा। इतना करने के बाद जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए वो बिना टोपी और बिना चश्मों के होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका फेस चेहरा होना चाहिए किसी भी प्रकार के आइटम से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे मास्क या फिर आपके सर के बाल हो गए या फिर कपड़े हो गए या फिर शैडो मतलब कि परछाई आ रही है या फिर ज्वेलरी से आप अपने चेहरे को ढके हुए हैं। अगर ऐसी कंडीशन वाली फ़ोटो लगाते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो चेहरा होना चाहिए, आपका मत्था, आपकी आँखें, आपकी नाक, आपकी चिन, ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इस टाइप की अगर आप फ़ोटो लगाएंगे तो आपकी फ़ोटो की वजह से फॉर्म ज़रूर रिजेक्ट होगा। जैसे चश्मा लगाए होंगे या अपनी आँख को ढके होंगे बालों से या फिर आपके चेहरे में आधे में परछाई आ रही होगी या फिर आप अपने सर में कैप लगाए होंगे तो भी आपका रिजेक्ट होगा। इसके बाद अगर आपकी जो फ़ोटो है एनिमेटेड है या फुल बॉडी है या फिर कलर में बैकग्राउंड है या सेल्फी फ़ोटो है, अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए ब्राउज में क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी लोकेशन में आपकी फ़ोटो डली हुई है वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन में क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी फ़ोटो को सही से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद सही वाले ऑप्शन में टिक करेंगे, आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी।
इसके बाद अब आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का जो साइज रहेगा वो 30 से 70 KB का रहेगा। आपको अपनी हैंड राइटिंग का सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर जो भी रहेगा आपका वाइट पेपर में रहेगा, ब्लैक या ब्लू पेन से रहेगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर जो है रनिंग लेटर में करने हैं, आपको ब्लॉक लेटर्स में नहीं करने हैं। JPG फॉर्मेट में रहेगा। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए ब्राउज में क्लिक करो। इसके बाद जिस भी लोकेशन में आपका सिग्नेचर पड़ा हुआ है वहाँ से सेलेक्ट करो, ओपन में क्लिक करो। इसके बाद अपने सिग्नेचर को सही से एडजस्ट कर लेना है इस वाले एरिया के अंदर। इसके बाद सही में टिक करेंगे। इसके बाद सेव में क्लिक करो, नेक्स्ट में क्लिक करो। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करेंगे आपका जो फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, वो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको बॉक्स में टिक करना है। इसके बाद आपको अपने प्लेस के बारे में बताना होगा जहाँ से फॉर्म फिल किया जा रहा है। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। देखो प्लेस में आप अपने विलेज का नेम डाल सकते हो, सिटी का नेम डाल सकते हो, या फिर आप जहाँ से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस प्लेस को आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। आपको अपने इन्फॉर्मेशन को जो भी फिल किया है 2 से 3 बार सही से चेक कर लेना है। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो आपको एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। जो भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है उसको सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको बॉक्स में टिक करना है। इतना करने के बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप सबमिट में क्लिक करते हैं तो आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं किया जाएगा। तो आपको सबमिट में क्लिक करना है क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन सही से चेक ही कर ली है। इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। फ़ी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे फ़ी की डिटेल दे रखी हुई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट का डिटेल दे रखा हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आएंगे। इसके बाद पे नाउ में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने नोट आ चुकी है। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप CBT एग्ज़ाम अटेंड करेंगे तभी आपका जो बैलेंस है वो रिफंड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं रिफंड किया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद प्रोसीड में क्लिक करो। इसके बाद आपके सामने पेमेंट की डिटेल्स आ जाएगी। आप पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे, फ़ोन पे, जिससे चाहो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। हम तो भैया QR कोड को स्कैन करके करने वाले हैं, इस वजह से हम थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, UPI वाले ऑप्शन को, ठीक है। इसके बाद अब हम QR को स्कैन करके करने वाले हैं, इस वजह से हम सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, UPI QR। इसके बाद पे नाउ में क्लिक करेंगे। हमारे सामने QR कोड आ चुका है। इसका जो पेमेंट है वो 3 मिनट के अंदर अंदर करना है। तो चलिए हम अपने गूगल पे को ओपन करते हैं। हमने गूगल पे को ओपन किया। इसके बाद इस QR कोड को स्कैन किया। इसके बाद हमने पेमेंट कंप्लीट कर दी। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करोगे आपके सामने पेमेंट की रिसिप्ट आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं प्रिंट में क्लिक करके। इसके बाद अब आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा, पेमेंट कंप्लीटेड। इसके बाद व्यू एप्लीकेशन में जो आई बटन दे रखा हुआ है, इस आई बटन में हमें क्लिक करना है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है हमारे सामने ओपन होके आ चुका हुआ है, ठीक है। तो देखो हम दिखा रहे हैं आपको घुमा घुमा के। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है, प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करो। इसका आप प्रिंट आउट आसानी से निकाल लो। PDF में सेव करना चाहते हो तो आपको सेव एज PDF वाले को सिलेक्ट कर लेना है। अगर प्रिंट आउट निकालना है तो आपको अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है, प्रिंट में क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। तो ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू यार।